मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और इस बार मैं इतिहास चैप्टर के छठे चैप्टर शहरीकरण और शहरी जीवन से संबंधित आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और परिपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और शुरुआत कर रहा हूं, शहरीकरण किसको कहते हैं। शहरीकरण शहर का बनना सामान्य अर्थ होता है। तो इसको हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि गांव या कस्बा का शहर के रूप में विकसित होना। और गांव और शहर ये दोनों दो चीज है, इसमें कई स्पष्ट भिन्नता आप देख सकते हैं। गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज्यादा होती है। गांव में खेती, पशुपालन ये मुख्य व्यवसाय है। शहर में व्यापार, उत्पादन ये मुख्य व्यवसाय है। गांव प्रायः साफ और स्वच्छ होते हैं, शहर प्रायः प्रदूषित होते हैं। लेकिन शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से शहर काफी उन्नत होता है। ऐसा नहीं है कि गांव शहर में तुरंत तब्दील हो जाता है, इसके तब्दील होने में शताब्दी तक लग जाते हैं। 100-200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक लग जाते हैं, शताब्दी तक। कभी कभी जल्दी बन जाता है और कभी कभी तो लंबा समय लग जाता है। तो शहर के विकास क्रम में जो कोई गांव शहर की ओर जो तब्दील होता है, उसमें कौन कौन चरण है इसके बारे में जाने। पहला हम लोग देखते हैं कस्बा। कस्बा कहते हैं कि गांव के उस भाग को कस्बा कहते हैं जहां पर गांव के विशिष्ट व्यक्ति का वास होता है, वहां वो रहते हैं विशिष्ट व्यक्ति, तो उसको कस्बा हम लोग कहते हैं। अब एक शब्द आप सुने होंगे, गंज। गंज उसको कहते हैं कि गंज एक छोटा सा अस्थाई बाजार पहले बनाया जाता था, जिस समय सैनिक आते थे और गांव में पड़ाव रखते थे लंबे समय तक कि अगले युद्ध के लिए, मध्यकाल के समय में। तो उस स्थिति में फल, सब्जी, दूध आदि के सप्लाई करने के लिए और इस उत्पाद के बिकने के लिए, ताकि विशिष्ट व्यक्ति और सेना को वो सामग्री उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए गंज की स्थापना की गई। तो सेना तो अपना लड़ झगड़ करके चले जाती थी, तो गांव के विशिष्ट व्यक्ति को वो सप्लाई करता था, फिर गांव के सामान्य व्यक्ति को सप्लाई करने लगा, उसी का नाम गंज पड़ा। और अब तो देखिएगा जो गंज कई बड़े बड़े शहर, जिला तक में तब्दील हो चुके हैं। जैसे कि किशनगंज का मैं आपको उदाहरण देता हूं। बिहार में भले उसके अंत में गंज लगा हुआ है, लेकिन वो अब जिला बन चुका है। अब इंग्लैंड के संदर्भ में यदि हम बात करें तो औद्योगिकरण का प्रभाव शहरीकरण पर पड़ा। शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण में तेजी आई। 1850 ईस्वी तक पश्चिम ब्रिटेन के पश्चिमी भाग लगभग ग्रामीण किस्म के ही थे। लेकिन जैसे जैसे उद्योग बढ़ा, लीड्स, मैनचेस्टर शहर में कपड़ा मिल स्थापित हुए, प्रवासी मजदूर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लंदन महाकाय शहर बनने लगा। 1750 ईस्वी में लंदन की आबादी 6,75,000 के आसपास थी। 1810 से लेकर के 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके 40 लाख तक पहुंच गई, 4 गुना हो गई। और लंदन शुरू में इसमें व्यापारिक गोदी था, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। और इसमें 6 तरह के व्यापार, 6 नहीं बल्कि इसमें 5 तरह के व्यापार ये वहां पर अपना महत्वपूर्ण रूप से पड़ाव स्थापित कर लिया था। पहला वस्त्र और जूता उद्योग, दूसरा धातु और इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा छपाई और स्टेशनरी उद्योग, चौथा लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, पांचवा चिकित्सा उपकरण, घड़ी, सटीक माप वाले उद्योग। इन 5 उद्योग अपना लंदन में स्थापित कर लिया था जड़। अब हम लोग एक टर्म सुने होंगे, एक पद सुने होंगे, एक टर्मोलॉजी सुने होंगे, महानगर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। तो महानगर, ये नगर विशाल आकार जब बना लेता है, जिसकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, उसको महानगर कहते हैं। यह देश अथवा किसी प्रांत के घनी आबादी वाला शहर, जो प्राय वहां की राजधानी भी होती है, उसको महानगर हम लोग कहते हैं। 19वीं शताब्दी में जैसे कि लंदन
क्लर्क, दुकानदारों, छोटे पेशेवर श्रम करने वाले, सिपाही, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, फेरी वाली, भिखारियों का शहर था। लेकिन बाद में ये इतना बड़ा हो गया, हर उद्योग आने के कारण उद्योगपति आए, लेबर आए, जनसंख्या इतना बढ़ा कि उसको महानगर, भारत में भी आप देख लीजिए, दिल्ली महानगर है, मुंबई महानगर है, चेन्नई महानगर है, कलकत्ता महानगर है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, विस्तार बहुत ज्यादा है, बढ़ गई, इसलिए उसको महानगर का दर्जा देते हैं। औद्योगिकरण के कारण प्रवासी मजदूर लंदन आने लगे। कारखाना मालिक ने क्या किया कि कामगारों को रहने के लिए अच्छी जगह मुहैया नहीं करा पाया, वो सिर्फ उनको वेतन दे देते थे, अब जानो तुम कैसे रहना है, ना रहना है, क्या खाना है तुम जानो। फलस्वरूप क्या हुआ कि इन लोगों की रहने की व्यवस्था बेतरतीब ढंग से बढ़ने लगे। अब एक टर्म आता है, उसको कहते हैं टेनमेंट्स। टेनमेंट्स कहते हैं जो काम चलाओ और बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट वाले मकान। कुछ तो शहरों में खैराती संस्था बनने लगे, जिनको मकान लेने की भी क्षमता नहीं थी, रूम लेने की भी क्षमता नहीं थी, तो जाड़ा में, अब वो ठिठुर के तो मरेंगे नहीं, तो जाड़ा में रैन बसेरा, स्ट्रेंजर्स होम, जिसको अजनबियों का होम कहते हैं, स्ट्रेंजर्स का हिंदी शब्द होता है स्ट्रेंजर्स, की व्यवस्था की जाने लगी, जिसके कारण भोजन उनको उपलब्ध हो जाता था। और ठंड से बचने के लिए बड़ी मात्रा में या ठंड से बचने के लिए आसरा प्राप्त करने के लिए लोग आने लगे। और लंदन में दूसरे साइड में क्या हुआ कि धनी लोगों का शहर ये था। लंदन एक तरह से दो पार्ट में बढ़ चुका था। एक तरफ धनाढ्य लोग रहते थे, जिनकी सामाजिक आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थे, और दूसरे तरफ गरीब लोग रहते थे, श्रमिक लोग रहते थे, जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। एक तरफ धनाढ्य लोग थे जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त और संतुष्ट जीवन जीते थे। लंदन में एक तरफ संपन्नता थी तो दूसरे तरफ गरीबी थी, एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरे तरफ अंधकार था, एक और अवसर था तो दूसरे तरफ निराशा था। लंदन, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लंदन में विकास के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां की भी वृद्धि हुई, अपराध में वृद्धि होने लगी, समाज में नैतिक मूल्य का पतन होने लगा। 1861 ईस्वी आते आते तक जनगणना में घरेलू नौकर की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, महिला और बाल मजदूर बढ़ गए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा लंदन का, तो परिणाम हुआ कि ये सब दिखने लगा। अब 1870 ईस्वी में 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लंदन में लाया गया। कब? 1870, याद रखिएगा, 1870 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून आया। 1902 में फैक्ट्री कानून लाया गया और बच्चों को औद्योगिक काम से बाहर रखने की बात की गई। लंदन के बढ़ते भीड़ को देख करके अब शहर को योजना के अनुसार बनाने की बात की गई। तब लंदन के अगल बगल हरित पट्टी का विकास किया गया। मैदानी भूभाग को खरीद करके, या जहां पर हरियाली था उसको खरीद करके, उस देहात को खरीद करके और फिर उनको विकास किया गया। शहर से उनकी दूरी कम करने का उपाय किया गया, आवागमन का साधन लाया गया, रोड बनाया गया, कम्युनिकेशन डेवलप किया गया। इस अवधारणा को और बेहतर ढंग से करने के लिए एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, योजनाकार थे, उनका नाम था एवेंजर हावर्ड, याद रखेंगे। उन्होंने गार्डन सिटी, जिसका हिंदी शब्दावली होता है बगीचों का शहर, नाम दिया था। उसमें बाग बगीचा लगाए, लेकिन बाग बगीचा और इस तरह का बगीचों के शहर में मकान कौन लेगा? जो खाते पीते कामगार थे, जिनकी आमदनी कुछ अच्छी थी, बिल्कुल गरीब तो ले नहीं सकते थे। लेकिन फिर 1818 से लेकर के 1939 के बीच हम लोग कह सकते हैं कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के इस बीच की अवधि में मजदूर वर्ग के लिए लंदन में या उसके अगल बगल में अब आवास का इंतजाम शुरू किया गया। ब्रिटिश राज्य ने कोशिश किया स्थानीय शासन के अंतर्गत कि 10 लाख मकान बनाए गए और जो छोटे परिवार के लिए निर्मित किया गया था। लेकिन जब वहां पर लोग आए तब आवागमन की समस्या शुरू हो गई। अब कम्युनिकेशन, लोग पैदल चलते थे तो भीड़ बहुत बढ़ गया।
इसी समय रेलवे ने आवागमन के सुविधा को हल करने में बहुत ही आसान भूमिका ये निभाई। दुनिया का सबसे पहले भूमिगत रेलवे 1863 में लंदन में ये बना था, याद रखिएगा। इसमें दुनिया का सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन 1863, याद रखिएगा। सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, नहीं याद रखोगे तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1। ये 1863 1863 ये लंदन के पेडिंगले से कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित था। कहां? तो लंदन के पेडिंगले से कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित था। इसके बाद 1880 तक तो भूमिगत रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे इतना ज्यादा विस्तृत हुआ कि 4 करोड़ से अधिक लोग यात्रा करने लगे। चार्ल्स डिकेंस ने यह कहा था कि 1848 में भूमिगत रेल बनाने के कारण बहुत सारे घर तोड़े गए, बहुत सारे उजाड़े गए, लेकिन फिर भी लंदन में कम्युनिकेशन में इसने बहुत बड़ा सॉल्यूशन लाया। अब एक डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि शहरी जीवन के कारण आए क्या क्या सामाजिक बदलाव आते हैं। तो इसमें आते हैं व्यक्तिवाद का बढ़ना। ये ऐसा है कि शहरीकरण में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति ज्यादा उन्मुख होता है और ये चाहता नहीं है जो बंदिश में रहने। दूसरा है घेटो का विकास। घेटो शब्द यूरोपीय शब्द है, ये यहूदियों बस्ती के लिए कहा जाता था और आज के संदर्भ में इसको हम कह सकते हैं कोई विशिष्ट जाति, समान पहचान वाले लोग का एक साथ रहना, इसको घेटो कहते हैं। तीसरा जो शहरीकरण का प्रभाव देखने को मिला, सामाजिक बदलाव आया, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ना। अब लोग संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता इन सब के साथ रहते थे, लेकिन शहरीकरण में क्या हुआ कि पति पत्नी और बाल बच्चे टिन्नी मिन्नी के साथ यही रहने का चलन बढ़ गया। महिलाओं को मताधिकार मिलने लगा, महिला राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने लगी। एक शब्द आता है, टर्म आता है, इसके बारे में जाने, इसको कहते हैं लेसेस फेयर। लेसेस फेयर ये इसका अर्थ होता है आर्थिक उन्मुक्तवाद। आर्थिक रूप से आपको आजादी दी जाती है जिसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। पूंजीपति की को स्वतंत्रता थी जो वो अपना मिल स्थापित करे और नए मिल मालिक वास्तव में पहले औद्योगिक पूंजीपति थे। उन्होंने अपनी संपदा, प्रतिष्ठा, प्रभाव ये अपनी आपसी सूझबूझ और दूरदर्शिता और व्यवसाय के कारण या अध्यवसाय के कारण अर्जित किया था। इनका प्रभाव अब इंग्लैंड के राजनीति में भी होने लगा। लेकिन यहीं पर शहरीकरण में एक और वर्ग आया, विकसित होने लगा, उसका मध्यम वर्ग हम लोग कहते हैं। ये शहर के विकास में मध्यम वर्ग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसने भी शक्तिशाली बनाया। ये वर्ग अलग अलग पेशा में रह करके और अपना योगदान देते थे, जैसे शिक्षक होते थे, चिकित्सक होते थे, वकील होते थे, इंजीनियर होते थे, अकाउंटेंट होते थे। इनके मूल आदर्श समान रहे, इनकी महत्वाकांक्षा भी सीमित ही रहती थी। और एक और वर्ग आया शहरीकरण के कारण, उसको हम लोग श्रमिक वर्ग कहते हैं कि शहर में जहां पर एक और पूंजीपति वर्ग था तो दूसरे और श्रमिक वर्ग थे। पूंजीपति वर्ग आरंभ में इसका जबरदस्त शोषण आरंभ किया। भूमिहीन किसान जब मजदूर बने तो वो शहर की ओर चलने लगे थे। मैनचेस्टर, लंकाशायर, लंदन, इन सब शहर में अब श्रमिक से पट गया। तो इसी समय कि जब ब्रिटेन में शहरीकरण परिपूर्ण होने लगा तो ऐसा नहीं कि भारत इससे अछूता रह गया। भारत में भी, चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उस औपनिवेशिक भारतीय परिस्थिति में, तो उपनिवेश की स्थिति में भारत में भी बंबई शहर के विकास के बारे में जानते हैं। बंबई का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। आबादी बढ़ने के बाद बंबई में कई इलाकाओं को जोड़ दिया गया। शुरू में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। कपास यहां अच्छे मात्रा में उत्पादन होती थी। जैसा कि हम जानते हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र में कपास अच्छा उत्पादन होता था, तो यहां पर महाजन, कारीगर, दुकानदार ये सब रहते थे। 1854 ईस्वी, याद रखिएगा, 1854 याद रखेंगे, 1854 भूलिएगा नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1। मैं सुनील जी कांटी बिहारी बोल रहा हूं। ये पूछेगा आपसे कि पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। 1921 आते आते तक 85 कपड़ा मिल, 85 कपड़ा मिल खुल चुके थे। अब लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे वहां। 1931 तक आप आश्चर्य करेंगे कि बंबई में स्थानीय निवासी 1/4 ही थे, 1/4 थे, बाकी 3/4 बाहर से आकर के वहां पर काम करने लगे। और तुलना के रूप में देखिए 1840 में लंदन के क्षेत्रफल में प्रति व्यक्ति 155 वर्ग
गज पड़ता था, जबकि बंबई में प्रति व्यक्ति 9.5 गज ही स्थान औसत पड़ रहा था। 1872 में लंदन में प्रति मकान में औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, तो बंबई में प्रति मकान 20 व्यक्ति रहते थे। बंबई का अनियोजित अनप्लैन्ड विस्तार होने लगा। 1850 में आवास और जलपूर्ति की समस्या बढ़ गई। बंबई में 70% लोग चौल में रहने लगे। चौल क्या कहते हैं? तो बंबई में बहुमंजिली इमारत, इसमें कमरे की कतार बनी रहती थी, लेकिन इसमें अलग अलग शौचालय, बाथरूम ये सब नहीं रहता था, जिसके कारण क्या रहता था कि शौचालय लेटरिन के सामने भीड़ लगा रहता था। सुबह 3 बजे भोरे लाइन लगता था शौच के लिए, पैखाना के लिए, तो उसको नंबर मिलता था 7 बजे। इस तरह से अमानवीय जीवन जीना पड़ता था। 1898 में 1898 सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया। याद रखिएगा, 1898 सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। और 1918 ईस्वी में बंबई में महंगे किराए को सीमित करने के लिए, चूंकि अंधाधुंध किराया बढ़ने लगी थी, तो एक किराया कानून लाया गया था। 1918, याद रखिएगा, बंबई में किराया कानून लगाया गया था ताकि किराया को सीमित किया जा सके। अब जमीन की कमी दूर करने के लिए 1784 में बंबई के गवर्नर विलियम हरनवी थे, वो समुद्र तटीय दीवार बनाने की प्रस्ताव की इसमें मंजूरी दी, ताकि समुद्र के साइड में दीवार बना दिया ताकि समुद्री पानी इधर न आवे और कुछ समुद्र का भी क्षेत्र को उसको भूमि के रूप में उपयोग किया जाए, शहर के निचले इलाके को समुद्र के पानी के चपेट में आने से बच जाए। 1864 में मालाबार हिल, याद रखिएगा, 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा छोर तक आपको विकसित किया गया और इसको बैंक बेरिंग लमेशन कंपनी को दिया गया था। मालाबार हिल से कोलाबा तक और बैंक बेरिंग लमेशन कंपनी को दिया था। बंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत भूमि विकास परियोजना शुरू की गई और 1914 से लेकर के 1918 के बीच सूखी गोदी का निर्माण किया गया। सूखी गोदी कहते हैं कि जहां पर व्यापार होता है, इसके इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बालाड एस्टेट बना। इसके बाद मेरीन ड्राइव बना। मेरीन ड्राइव महत्वपूर्ण है, फिल्म में नाम भी सुने होइएगा। इसके बाद अभी भी कहते हैं जब बंबई सपनों की नगरी बन गई, जिसे आगे बढ़ना है वो बंबई का रास्ता पकड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है कि बंबई में आने वाले अप्रवासियों का दैनिक जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब यहीं पर हम आपको एक और चीज का व्याख्या कर देना चाहते हैं कि जैसे पटना का आइए, तो पटना का प्राचीन नाम जैसे कि हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। इसको अजात शत्रु पहले सैनिक शिविर के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन पटना को कहा, इसमें पाटलिपुत्र शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है उदयनी को। तो बाद में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी थी। किस साम्राज्य का? याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की राजधानी, बराबर पूछेगा। मौर्य साम्राज्य में तो पाटलिपुत्र वहां की राजधानी भी थी। मौर्य साम्राज्य में कंधार से लेकर के कर्नाटक तक पाटलिपुत्र राजधानी के अधीन था। आज भी मौर्य काल का राजप्रसाद माने राजमहल को आप कुम्हरार में देख सकते हैं, जो दक्षिण पटना में अवस्थित है। मेगास्थनीज यूनान का यात्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, तो उसने इस शहर के बारे में व्याख्या किया था और इंडिका नाम के पुस्तक में उसने बतलाया था। मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक का नाम इंडिका, कंपटीशन में भी पूछता है। उस समय पटना की जनसंख्या या पाटलिपुत्र की जनसंख्या 4 लाख थी। गुप्त काल में इस नगर का शिल्प, कला, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रमुख व्यापारिक केंद्र में स्थान था। मध्यकाल में इसका वैभव थोड़ा ढह गया, लेकिन जब शेरशाह आया तो फिर इसने पाटलिपुत्र का पुनरुद्धार कराया। इसने इसका नाम बदल करके पटना रख दिया। 1541 में शेरशाह एक गंगा और गंडक नदी के बीच में दुर्ग बनवाया था। अकबर के काल आते आते तक क्या हुआ कि यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और 1856 में एक अंग्रेज यात्री, नाम याद रखिएगा, राल्फ फिंच, इसने ये पटना घूमा था और इसने कहा कि कपास, नील, सूती वस्त्र, चीनी, अफीम, सोडा, इन सब का व्यापार यहां से होता था। मुगल काल में अनेक भव्य इमारत यहां पर निर्माण हुई थी, जो पटना के पूर्वी भाग में आज भी देखी जा सकती है, जैसे पत्थर की मस्जिद, कई सारी ऐसी हैं। 1666 में, इसको याद रखिएगा, 166 में सिख के 10वें गुरु, कौन से गुरु? सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान भी माना जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजकुमार अजीमुशान इस नगर का
निर्माण करवाए थे और इसका नाम अजीमाबाद कर दिए थे थोड़े दिन के लिए। 1786 में 1786 में, याद रखिएगा, यह भी पूछेगा, गोलघर का निर्माण किया गया था ताकि इसमें अन्न का भंडार किया जा सके, अकाल उकाल के समय में यह काम दे। 1911 में बिहार से बंगाल को पृथक राज्य बना, इसमें की घोषणा की गई थी और बना था ये आपको 1